सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया ना, मना कर दिया नहीं। पढ़ो इसे। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, क्या क्या कहा है इसमें? सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट anonymous electoral bonds scheme is violative of right to information under Article 19(1)(a). In the landmark work verdict, Supreme Court on Thursday said electoral bond scheme has to be struck down unconstitutional. Majorly इन लोगों ने क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, कि दो ग्राउंड के ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सही नहीं है। पहला, कि राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए आप पता नहीं कर सकते हो कि किसने डोनेशन किया है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन आपका क्या है, आर्टिकल 21 में आता है कि नहीं आता, या आर्टिकल 19 में आता है? आर्टिकल 19। हम्म। ठीक है, एक तो राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन है, और ये लिखा हुआ है आपका, चंद्रचूड़ held that the anonymous electoral bond scheme is violative of right to information 19(1)(a). और इलेक्टोरल बॉन्ड क्या एक, होता था? इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं अभी बताते हैं, रुको। इन चीजों से अवेयर रहना बहुत जरूरी है आप लोगों का। पॉलिटी अभी तक हुआ नहीं है, करवाएंगे, बट उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलो एक बार पहले इलेक्टोरल बॉन्ड बता देता हूँ आपको, उसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसा होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए फंड चाहिए होता है, और ये फंड जो है ये अलग अलग सोर्सेस से आते हैं। कहीं पे इंडिविजुअल देते हैं, कहीं पे कुछ ग्रुप देते हैं, कुछ कंपनीज देती हैं, कुछ एनजीओ देती हैं, इंटरनेशनल फंडिंग भी आती है, बहुत सारी। तो ये फंड को लेने का एक तरीका था इलेक्टोरल बॉन्ड। इसमें एक रूल था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के, और उनका 1% वोट उन्हें पिछले लोकसभा या फिर जनरल इलेक्शन कहते हैं लोकसभा को, या तो लोकसभा या फिर आपका स्टेट इलेक्शन, किसी में भी अगर 1% वोट उन्हें मिला होगा तो वो पार्टीज एलिजिबल होंगी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए फंड लेने के लिए। अब इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, दो वर्ड से बना हुआ है, एक इलेक्टोरल और एक बॉन्ड। इलेक्टोरल मतलब तो समझ रहे होंगे कि इलेक्शन, और बॉन्ड मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट। तो होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, उसे एक पार्टी को पैसा देना है, तो देने के लिए वो क्या करेगा, बैंक में जाएगा, बैंक में जाकर के बोलेगा कि मेरे को डोनेशन करना है एक पार्टी को। तो बैंक उस आदमी को पैसे लेकर के एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा, जिसकी वैलिडिटी कुछ दिनों की होगी। 14 डेज होती थी शायद, इसको आप कंफर्म करना, लेकिन हाँ जनरली 14 डेज की थी। तो 14 डेज के अंदर ये इंसान इस कागज को लेकर के, जो पार्टी है जिसका जिसको उसने डोनेट किया है, इधर बैंक में तो पैसा दे दिया उसने, बदले में कागज ले लिया, और ये कागज लेके उस पार्टी को दे देगा जाके, वो पार्टी इसी बैंक में जा करके उस पैसे को ले लेगी। लेकिन सारा खेल इसी कागज पे था, इसी कागज को बॉन्ड कहते हैं। तो इस कागज में क्या था कि इस पे ना तो उस आदमी का नाम लिखा होगा, कि नेम नहीं लिखा होगा कि भाई किसने दिया, ना उसमें अमाउंट, ऐसा कुछ, मतलब काफी हद तक चीजें एनोनिमस हो गई थी। एनोनिमस मतलब कि पता नहीं किया जा सकता कि किसने फंड दिया और किसको दिया और क्यों दिया। ठीक है, तो ये मामला क्या था, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था केस। इन बिटवीन वहां पे आर्गुमेंट ये उठा कि ये जो बॉन्ड है ये एक करप्शन का एक जरिया भी हो सकता है, केवल ये फंडिंग के लिए नहीं। उसका उन लोगों ने रीजन बताया कि बहुत सारा जो फंड आ रहा है वो, उसका 95% जो पैसा है वो केवल रूलिंग पार्टीज को ही मिल रहा है। अब रूलिंग पार्टीज को मिल रहा है तो यानी कि ऑपोजिशन पार्टी में, ऑपोजिशन जो पार्टीज हैं जो कि सरकार में नहीं है, उन्हें फंड नहीं मिल रहा।
तो रूलिंग पार्टीज को मिल रहा है, तो इसके ऊपर दूसरा मतलब भी निकाला जा सकता है कि हो सकता है कि ये बॉन्ड पैसे लेकर के केवल इलेक्शन लड़ने के लिए ना खरीदा जा रहा हो, या फिर ये डोनेशन जो दिया जा रहा है ये केवल इलेक्शन के लिए ना हो सकता है कि ये कोई प्रोजेक्ट ले लिया हो किसी कंपनी ने, या कोई टेंडर ले लिया हो, तो उसका जो किकबैक देते हैं, यानी करप्ट लोग जो होते हैं कि भाई हमें टेंडर दे दो और हम उसका 10% तुम्हें दे देंगे, तो एक ब्लैक मनी को सर्कुलेट करने का एक तरीका भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने चेक किया। तो सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 13, और हाई कोर्ट का 226, और वहां पर आ जाता है आर्टिकल 136 और आर्टिकल 143। ये सभी आर्टिकल्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम, कोई भी गवर्नमेंट का रूल, यानी एग्जीक्यूटिव का स्कीम या रूल या फिर कोई कानून, उन सभी के ऊपर वो नजर रखते हुए उसके ऊपर अपना जजमेंट दे सकती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से देखा जाएगा कि वहां का कोई प्रावधान या कोई प्रोविजन वायलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन दी एंड इसी इलेक्टोरल बॉन्ड में पाया गया कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो वायलेट हो रहा है, प्लस राइट टू इंफॉर्मेशन, दो चीजें वायलेट हो रही है, दूसरा चीज अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आपको बता दूंगा। ये राइट टू इंफॉर्मेशन तो हो ही रहा है वायलेट, ठीक है, तो इसके बेसिस पे इन्होंने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। ये काफी बड़ा सेटबैक है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि अभी क्या प्रेजेंट में लोकसभा इलेक्शंस भी आने वाले हैं। क्लियर हुआ किसी बच्चे को? यस, नो? यस सर। सर मेरा एक डाउट था इसमें। हम्म। कौन है, नाम बताते जाओ। सर जैसे मोहम्मद साबिर वासी। हाँ सर जी। मेरा डाउट ये था कि अगर जैसे कोई इंडिविजुअल मतलब कि पैसा प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, तो इंडिविजुअल को फायदा क्या होता है इसमें? हाँ, वो मैंने अभी बताया ना, देखो, जैसे तुम हो, तुम एक बड़ी सी कंपनी चलाते हो या कोई मालिक हो किसी कंपनी के, वो कंपनी रोड बनाती है, ठीक है। अब उसे क्या है, गवर्नमेंट जो है वो क्या है, टेंडर इशू करती है कि भाई हमें, मान लो कि 10 किलोमीटर की रोड बनवानी है। अब 10 किलोमीटर की रोड बनवाने के लिए वो बिडिंग इशू करेगी, बिडिंग मतलब ऑफर देगी लोगों को कि भाई अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर आ जाओ और अपना अपना बताओ कितने कितने में आप ये रोड बना दोगे। तो पहला पहुंचा, उसने बोला मैं 5 करोड़ में बना दूंगा, दूसरे ने बोला कि हम 4.5 में बना देंगे, तीसरे ने बोला 3 करोड़ में बना देंगे। तो वो चेक करेगा कि कम पैसे में कौन ज्यादा अच्छी रोड बना के देगा। तो उसको पता चला 3 करोड़ वाला बना देगा, लेकिन वो कुछ लॉस का वायलेशन भी करेगा उसे बनाने के लिए। हो सकता है कि लेबर लॉ का वायलेशन करे, या फिर जो सीमेंट जो भी कंटेंट डालेगा उसको बनाने के लिए उसमें वायलेट करे। तो उसका यूज करते हुए क्या बोलेगी, जो भी, वैसे गवर्नमेंट बोल रहा सही नहीं है लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट हो गया कोई भी, तो वो ये बोलेगा कि एक काम करो, हम आपको ये टेंडर इशू कर देंगे, लेकिन बदले में आप हमें 10% उसका पैसा दे देना, यानी कि ब्लैक मनी। तो अब आप ने क्या बोला कि मैं कैसे दूं? मैं इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता हूँ, उसमें ना तो मेरा नाम होगा ना पैसा लिखा होगा, वो मेरा वैसे भी डोनेशन में अकाउंट होगा कि मैंने पार्टी को दिया है इलेक्शन लड़ने के लिए। आपने 10% पैसा जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दे दिया, बदले में आपको टेंडर मिल गया। यह एक तरीका है किस तरीके से करप्शन का भी स्कोप हो सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड में। आप समझ में आया कि उस लड़के को या उस आदमी को, इंडिविजुअल को पैसा देने का क्या फायदा होगा? जी सर। सर एक डाउट और था। हम्म। सर ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है वो मैक्सिमम और मिनिमम कितना कितना तक हो सकता है? क्या कह रहे हो? सर इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने के लिए जो कैश लगता है ना सर, जो पैसा लगता है ना, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है? कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है, जहां तक मुझे याद है ये 10,000 रुपीज के मल्टीपल्स में था कि 10,000 × 2, 10,000 × 1,000, 10 इंटू 10,000, मतलब कितना भी आप दे सकते हो।
ये पहले ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट होता है 1951 का, आरपीए। ठीक है, उसके जरिए एक प्रोविजन था कि अगर आप 2,000 रुपये से कम की अगर फंडिंग लोगे तो उसके बारे में कुछ नहीं बताना है, लेकिन 2,000 प्लस की फंडिंग लोगी, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज अगर लेंगी इससे ज्यादा का, तो फिर उन्हें बताना पड़ेगा कि कहाँ से आया ये पैसा। अब इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड में ये चीज का कुछ भी नहीं था, मतलब ये पूरा खत्म कर दिया था ये आरपीओ वाला प्रोविजन। अब वही इलेक्टोरल बॉन्ड में बताया आपको, जैसे कि 10,000 के मल्टीपल्स में कर सकते हो, या फिर 10,000 इंटू 100 कर दिया तो कितना हो जाएगा? 2, 3, 4, 5, 6, 100, 1000, 10 लाख रुपए, 1,000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इस चीज के बारे में तुम लोग पढ़ना, ये मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया है। हम अपना कोर टॉपिक पे चलते हैं। एक सेकंड, बच्चों को देख लो। ऐमन, शबीर, अंतिम, दुबे जी, इनायत, इतिशा, ममता, रोहित, शिवानी, तबस्सुम, तरन्नुम, विशाल। ओके, वही पुराने बच्चे हैं सारे के सारे। याद है कहाँ तक हमने पढ़ा था लास्ट? बताओ सर कुछ। आप लास्ट इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे। हाँ, वो तो इंडियन बीच में ज्योग्राफी स्टार्ट स्टार्ट की कर थी। दिया था। 1-2 दिन के लिए। उसके अलावा फिजिकल का क्या पढ़ पढ़ लिया था? सर उसमें बता रहे थे आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी का बता रहे थे सर। जिग्स ऑफ इट तक बता दिया, जिग्स ऑफ इट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट खत्म कर दिया था जहां तक याद है मुझे। जी सर, क्रिटिसिज्म कंप्लीट हो गया था उसमें। हम्म। ठीक है, क्रिटिसिज्म भी पता चल गया तो तुम्हें उसका फायदा भी पता ही होगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से हुआ क्या, फायदा क्या मिला। इन द एंड उसको समराइज करना हो फिर भी बता देता हूँ मैं। अल्फ्रेड वेगनर थे, उन्होंने कहा था कि जो कॉन्टिनेंट है वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो कि उस समय के लिए बहुत नया आइडिया था। ठीक है, 1914 के आसपास की बात है ये। और उन्होंने ये कहा था कि जो कॉन्टिनेंट हैं ये एक जगह में पेंचिया के फॉर्म में थे, और इसके सराउंडिंग में ओशियन था जो कि पेंथलासा था। और ये पेंचिया टूट गया गोंडवाना और लॉरेशिया में, और यही ब्रेक होते होते आज के फॉर्म के जो कॉन्टिनेंट हैं उस फॉर्म में प्रेजेंट है। अब उन्होंने इसके पीछे कुछ फोर्सेस भी बताई होंगी, वो फोर्सेस वगैरह आपको लिखवा रखी हैं। उन फोर्सेस के बारे में जब लोगों ने इंट्रोस्पेक्ट किया तो पता चला कि ये गलत है, क्योंकि वो फोर्सेस इतनी पावरफुल नहीं थी कि जो कि एक कॉन्टिनेंट को मूव कर सके। ये तो उनका क्रिटिसिज्म देख लिया हमने। एविडेंस जो उन्होंने दिए थे वो भी हमने देख लिए थे, फॉसिल एविडेंस और नेचर ऑफ क्या कहते हैं स्पीशीज, एक लेमिंग के बारे में बताया था। याद आ रहा है? यस, नो? एक ही बच्चा बोल रहा है, और भी बच्चे थोड़ा इंटरेक्टिव वे में जवाब दो। तुम लोग यार चुप साइलेंट मोड क्यों पे है, रहते सब हो? जब आवाज आ सर रही है? पूछ रहे हैं तो बोला करो ना, इंटरेक्टिव क्लास क्यों नहीं रखते हो? इतने दिनों बाद क्लास हो रही है, सर को भी हेल्प करो, सर कहाँ तक बताया था क्या नहीं था। और अगर बिल्कुल तुम लोगों ने रिवाइज नहीं किया है तो यार ये तुम लोग की कमी है। हैं? इंटरेक्टिव रखो सेशन को। सर प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, थैंक यू सर, बच्चों को डांट भी पड़ गई। हाँ बच्चों, याद आ रहा है कि नहीं याद आया कुछ? यस सर। यस सर, याद आ हम्म रहा है। हम्म, याद आ रहा है। क्योंकि इतना सिंपल टॉपिक था, इसको अगर आप लोग खुद नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे तो फिर दिक्कत है। अभी तो इससे आगे डिफिकल्ट चीजें आने वाली। चलो ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया था, लेकिन आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैं ये क्लास 1 घंटे की रखूंगा, इसके बाद 15 मिनट आपको दूंगा। 15 मिनट में उस क्वेश्चन के आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, बीच में प्रकाश सर ने आपका टेस्ट लिया था, एक ये आपका छोटा डेमो ले लेता हूँ। क्वेश्चन दोनों मतलब जितने भी बच्चे हैं वो सब नोट करो। एक्सप्लेन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ऑल्सो गिव insights
on evidences given by Alfred Wegener। ये 15 मार्क्स का है, 250 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। ओके सर। यस सर। इसको कोई रिवाइज नहीं करेगा, अभी मैं जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ोगे, उसके बाद तुरंत इसका आंसर लिखोगे, पता चले कि कितना आपका रिटेंशन हो रहा है। जैसा भी लिख पाओगे वेल एंड गुड, कोशिश करना। अब आपका शुरू करते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी आती है वो आती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया था जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन लिखवाया नहीं था। तो थोड़ा सिस्टमेटिक वे में चलते हैं और समझते हैं क्या है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कोई बच्चा है जिसको इसके बारे में कुछ पता हो, कुछ बता सकता है? कोई नहीं। अच्छा, प्लेट मतलब किसी को कुछ समझ में आता है? यस नो? जी जी सर। बताओ बताओ क्या है प्लेट। एस्ट्रोनॉट के ऊपर जो प्लेट होता है ना सर, उसको बोलते हैं प्लेट। और जब वो मूवमेंट करता है जिसके कारण अर्थ कोई करता है सर। प्लेट्स में मतलब कि मेजरली दो टाइप का होता है, मेजर प्लेट और माइनर प्लेट। हम्म। और प्लेट्स में आपने बताया था कि कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है और एक तो ओशियानिक प्लेट होता है सर। कॉन्टिनेंटल प्लेट हम्म। थिक होता है और ओशियानिक प्लेट थीन होता है। और कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या बोलते हैं, सियाली से बना हुआ होता है, और ओशियानिक प्लेट सीमाक से बना होता है। हम्म। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जो मैंने आपको कॉन्टिनेंटल और ओशनिक बताया था, ये क्रस्ट के बारे में बताया था। हालांकि कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशनिक प्लेट, इस तरह की चीजें इसमें भी पढ़ोगे, लेकिन ठीक है, लमसम आइडिया अच्छा है। अच्छा, कोई बताएगा ये टेक्टोनिक मतलब क्या होता है? किसी को नहीं मालूम? अर्थ अर्थ की क्रस्ट। क्रस्ट को टेक्टोनिक बोलते हैं। कोशिश अच्छी है। और कोई बच्चा कुछ अंदाजा लगाना चाहेगा? सर हिलना, मूव करना। क्या कह रहे हो? मूव करना। टेक्टोनिक मतलब मूव करना। सर फोर्स। सर वो जो टेक्टोनिक बड़े मतलब पैमाने फोर्स। पे जो बड़े पैमाने पे जो प्लेट्स वगैरह होती है, मैं वो उसको बोलती हूँ। हम्म। सर मेरे जो ख्याल से ज्यादा बड़ी टेक्टोनिक मतलब होती स्लैब हो सकता है सर। हम्म। टेक्टोनिक में ठीक है, स्लैब या फिर ब्लॉक हो सकता है क्या? चलो ठीक है, कोशिश अच्छी है। ऐसे ही पार्टिसिपेट करो, थोड़ा सा दोनों साइड से बातें होती रहती तो जरूरी रहता, मतलब अच्छा रहता है। देखो, प्लेट मतलब होता है, इस थ्योरी के हिसाब से, इस थ्योरी के हिसाब से अर्थ जो है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ऊपर की लेयर को हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। ठीक है। क्रस्ट को पहले बोला जाता था सियाल की फॉर्म में होगी, बट बाद में स्टडीज के बाद पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो अर्थ है उसका जो क्रस्ट है, उसके नीचे एक सेमी मोल्टन स्टेट में एक लेयर है जिसे बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। और ये एस्थेनोस्फेयर के ऊपर एक लेयर है जो कि क्रस्ट है। और ये जो क्रस्ट दिख रही है आपको, ये थोड़ा सा एस्थेनोस्फेयर के ऊपर का पार्ट को मिला करके ये यहां से लेकर ये इतना, ये पूरी एक प्लेट कहलाती है। ठीक है। सो अगर मुझे बताना हो कि व्हाट इज अ प्लेट is a layer, a plate of a earth crust is formed with, with the crust and upper mantle। ठीक है। यानी क्रस्ट और अपर मेंटल को मिला करके एक जो लेयर मानी जाएगी उसे हम प्लेट कहेंगे। ठीक है। और ये जो प्लेट होगी, ये एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करेगी, बस। तो प्लेट मतलब आप समझ पाए क्या हुआ? क्रस्ट
ये क्या है? मेंटल। ये जो क्रस्ट है प्लस मेंटल का ऊपर वाला पार्ट, इतने को मिला करके एक जो लेयर बनेगी इसको बोलेंगे हम प्लेट। और ये जो प्लेट है ये जिस लेयर के ऊपर फ्लोट करेगी उस लेयर को कहेंगे एस्थेनोस्फेयर। तो अगर आपको कहीं पे लिखना हो तो लिख सकते हो कि अ प्लेट इज फॉर्म इज अ, हाँ ठीक है, इज फॉर्म्ड फ्रॉम क्रस्ट एंड अपर मेंटल। ठीक है, ऐसा नोट करते जा रहे हो ना आप लोग? यस सर। गुड। यस सर। ठीक है, कहीं पर कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। प्लेट हो गया। दूसरा वर्ड था उसमें टेक्टोनिक। टेक्टोनिक का कोशिश की अच्छी, लेकिन हम इस थ्योरी के हिसाब से केवल टेक्टोनिक को ये मानेंगे कि मूवमेंट या फिर इंटरेक्शन। ठीक है, यानी कि दो प्लेट आपस में किस तरीके से एक दूसरे के साथ व्यवहार करती हैं उसी को प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। समझ गए? यस नो? जी सर। यस ठीक है, यस सर। तो अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में लिखना हो तो उससे पहले प्लेट टेक्टोनिक लिख लो साथ में। प्लेट टेक्टोनिक, इट इज अ mechanism. It is a mechanism of evolution. Evolution, nature, and movement of plates and the resultant reactions. समझ पा रहे हो? इसे नोट करना। यानी प्लेट टेक्टोनिक क्या है? ये एक मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म मतलब कि ये एक काइंड ऑफ सिस्टम है, ठीक है, जिसमें प्लेट बनती भी हैं, उसका नेचर भी इवॉल्व होता है, प्लेटों का मूवमेंट भी होता है, और प्लेटों के मूवमेंट के बाद उसका उस मूवमेंट से क्या पैदा हुआ या क्या बना या क्या डिफरेंस आया, उस सभी की स्टडी को हम प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। और जब इस पूरे को एक प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक एविडेंस के साथ हम प्रेजेंट करें तो वो पूरी क्या बन जाती है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, नोट कर लिया सर? सर यहाँ नेचर वर्ड में थोड़ा डाउट था, बता दिए नेचर मतलब क्यों आया यहाँ? एक इट इज अ एवोल्यूशन अपने। मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। नेचर, नेचर देखो, प्लेट जो है ना, अभी आपने खुद बोला था, आपने बोला था या किसी और ने कि प्लेट दो तरीके की हैं। तो कॉन्टिनेंटल या फिर ओशियनिक प्लेट जो हैं, ये इनका जो नेचर है वो कैसे इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, जो कॉन्टिनेंट है वो किसी, आई मीन ओशियनिक प्लेट है, वो कॉन्टिनेंट के अगर नीचे जा रही है तो उसके नीचे जाकर मेल्ट हो रही है, तो उसका नेचर जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, और फिर वो कुछ और बन रही है, किसी और फॉर्म में आ रही है। उस पूरी की स्टडी को ही प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं, इसलिए इसमें नेचर का यूज किया। समझ पाए? जी सर, क्लियर। हम्म, ठीक है। इवोल्यूशन, नेचर एंड मूवमेंट ऑफ प्लेट एंड द रिजल्टेंट रिएक्शन। चलो थोड़ा सा समझ लिया जाए प्लेट कैसी होती हैं। वैसे तो आप लोगों ने मैप देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो स्टिल मैं बोलूंगा कि एटलस खोल लो। उसमें अगर ये वाली डायग्राम का पता है तो उसे देखने की कोशिश करो, नहीं तो यहीं से देख लो, अंदाजा लग जाएगा।
ये आपका हो गया वर्ल्ड मैप। ठीक है, अब जब देखोगे ध्यान से तो ये जो वर्ल्ड मैप में आपको ये कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं ये सारे, और ये जो ओशन दिख रहा है ये पूरा, ये इस फॉर्मेट में नहीं थे। आई मीन एक सेकंड तुम रुको। ये हमें जिस तरीके के कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं, तो ये कॉन्टिनेंट का शेप ऐसा नहीं है कि भाई कोई कॉन्टिनेंट ऊपर से तैर रहा है पानी के ऊपर। मतलब ये देखने में तो आपको ऐसा लगेगा जैसे नीचे पानी है और उसके ऊपर जमीन है, लेकिन एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कॉन्टिनेंट का ऐसा नहीं होता है। वो ऐसा होता है कि इधर कॉन्टिनेंट होता है, नीचे ये वाला पार्ट है आपका कॉन्टिनेंट का, और ये वाला पार्ट पूरा है आपका ओशन का, और यहाँ पर ये पानी है। ठीक है, तो ये पूरा जो इतना स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक प्लेट का पार्ट है। और प्लेट पूरी अर्थ पर एक ही मतलब एक पूरा एक ही प्लेट नहीं है, पूरा एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं है वो, बल्कि कई टुकड़ों में बटा हुआ है। एक को कहते हैं मेजर प्लेट और एक को कहते हैं माइनर प्लेट। ठीक है, तो जो मेजर प्लेट है वो कैसी है, ये है, ये है अफ्रीकन, ये क्या था, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरोपियन या फिर यूरेशियन, और यहाँ से ये पूरा ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, तो इस तरीके के जो प्लेट्स हैं इन्हें बोला जाता है मेजर प्लेट। और इन प्लेट के साथ जो छोटी छोटी प्लेट अटैच्ड हैं या फिर इन्हीं प्लेट में कोई टुकड़ा है ऐसा, ठीक है, तो इन्हें क्या बोला जाता है, माइनर प्लेट। तो कोई बताएगा एग्जांपल माइनर प्लेट का? सर नासा सर सर मे जॉन डी फूका। मेजर में सर जॉन डी फूका। का है। जॉन डे फूका तो मेजर प्लेट है। हाँ। भाई मेजर नहीं सर है। जॉन डी फूका कोकोस मेजर प्लेट। नहीं है, माइनर है। सर कोकोस प्लेट। नाच कोकोस, फिलीपींस प्लेट। नास्का, फिलीपींस फिलीपींस जॉन डी फिलीपींस फूका प्लेट। बताया है, कैरिबियन। और सर गुड, पता फिलीपींस है अरेबियन प्लेट। प्लेट। बच्चों को। हम्म ठीक है, तो मेजर प्लेट्स हैं। पहली बात, एक काम करो, ये मैप बनाओ। आपको हो सकता है कि प्लेट टेक्टोनिक पे क्वेश्चन आ जाए, तो आपको इस तरीके का एक डायग्राम बनाना चाहिए। किसी किसी ने बनाया, किसने प्रैक्टिस किया अभी तक मैप बनाने का? सर इंडिया की कैसे ये बनाया है? वर्ल्ड मैप नहीं बनाया। अच्छा, वर्ल्ड मैप सीखना सर है अभी? आरुष सर आरुष सर ने सब सिखा दिया है हमें। सर अभी इन आधों के आता है? पास तो एटलस भी नहीं होगा। इनको बताओ एटलस हर क्लास में लेके आए, ज्योग्राफी एटलस के बिना बेकार है। हाँ, देखते हैं अभी क्या करें। कोई बात नहीं, एटलस का सिस्टम आप लोगों के पास एक पहले बोला था मैंने इनसे, इन्होंने बोला था इनके पास ऑक्सफोर्ड की है। अब वो मैच नहीं कर पाएगी मेरी वाली के साथ, तुम पेज नंबर नहीं बता पाएंगे। ये सब मेरे पास है, ऑक्सफोर्ड वाली। हम्म आप ही के पास है ऑक्सफोर्ड वाली। ठीक है, सर स्क्रीन दिख मेरे रही है ना सभी पास बच्चों को? भी है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है, मैप कैसे बनाए? स्क्रीन नहीं दिख रही? ये वो एक सर वैसे सेकेंड। ये वाला सेशन 2-4 मिनट में ओवर होने वाला है, दूसरा ज्वाइन कर लें आप, तब तक एटलस खोल लीजिएगा जो भी हाँ है हाँ ना। हाँ हाँ, जी। ठीक है ठीक। यस सर आ रही है। सर आ रही है। आ रही है ठीक है, सर। जिस जिस बच्चे ने एटलस नहीं ली है उनको मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि ओरिएंट ब्लैक स्वान, ठीक है, इसकी एटलस ले लेना। यही मेरे पास है। अंतर कुछ खास नहीं है, जो मैप आपको दिखेगा ऑक्सफोर्ड में वही यहाँ पे दिखेगा, बट पेज का ओरिएंटेशन अलग हो जाता है थोड़ा सा। दूसरी चीज है कि ओरिएंट में जो कलर्स दे रखे हैं मैप में, वो थोड़े ज्यादा ब्राइट हैं, तो आपको पहचानने में आसानी होती है। तो अगर ऑक्सफोर्ड ले रखा है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज नहीं ले रखा जिस बच्चे ने, वो ओरिएंट वाली मंगा लेना। ठीक है, हाँ, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, मैप के बारे में। किस किस को मैप बनाना आता है? चलो छोड़ो, किस किस को नहीं आता वो बताओ। सर मेरे को नहीं आता। मुझे मुझे भी नहीं मुझे नहीं आता। आता। अच्छा, एमन आता है आपको?
यस सर, मुझे आता है। शबीर वर्सी, नहीं आता है सर, इंडियन मैप आता है, वर्ल्ड मैप सीख रहा इनायत इतिशा। नो सर। मतलब मेजोरिटी ऑफ बच्चों को नहीं आता। चलो मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, आप लोग एक एक रफ पेज ले लो। थोड़ा सा बनाने में गाइडलाइंस होती हैं, उन्हें फॉलो करना होगा, तो आप अपने आप उसको देखते हुए बना लो। लेकिन मैप बनाने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छे से बना पाओगे। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है कि बिल्कुल मेरे जैसा मैप बनाना है या फिर बिल्कुल जो मैप एटलस में दिखता है वैसा ही बनाना है। बट ऐसा हो कि पहचान में आ जाए। नॉर्थ अमेरिका का कुछ मतलब कुत्ता बिल्ली नहीं दिखना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका समझो कैसे बनाना। नॉर्थ अमेरिका के लिए मैं क्या करता हूँ जनरली, वो थोड़ा सा मैप में आपको दिखेगा ना, उससे थोड़ा डिफरेंट होगा, बट हाँ काम चलाऊ हो जाएगा। तो पहले क्या कोशिश करनी है कि एक तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। ठीक है, साथ साथ बनाते हुए जाओ। जितना साथ में करोगे उतना ही आप सीख पाओगे। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। यस नो बोलते जाना, जो जो बनाते जा रहा है। एक भी बच्चा बना रहा है तो वो एक यस यस बोलते जाओ। यस हूँ। ये सर। सर। यस सर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली। अब एक ऐसा सर्कल खींचना है, मतलब सेमी सर्कल टाइप। यस नो। ये यस सर। ये उसके बाद यस एक सर। छोटी सी लाइन, छोटी सी लाइन। ठीक। ये सर। यस सर। उसके बाद एक यहाँ पर ऐसे, फिर ऐसे। यस सर। समझ गए। फिर यस दूसरी सर। लाइन ऐसे, फिर तीसरी लाइन ऐसे। कर लिया। यस सर। यस गुड। अब एक लाइन ऐसे लेकर के आनी है, यस और फिर ऐसे लानी। कर पाए हो इतना। यस सर। अब इधर वाले पोर्शन पे ध्यान देना। ऐसा, ऐसा, फिर ऐसा। तीन। कर लिया। यस यस सर। फिर एक लाइन ऐसे खींच के लानी है, और फिर इसको हल्का सा ऊपर काटना है। ठीक है, कैसे, ऐसे, फिर ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, फिर ऐसे। कर पा रहे हो। यस सर। यस और फिर यस इस सर। लाइन को ही ऐसे लेकर के आ जाना। बन गया आपका नॉर्थ अमेरिका। यस सर। यस सर। ये सर। और साउथ अमेरिका, साउथ, हाँ जी, किसी का बनी मतलब सब ज्यादातर बच्चों ने बना दी। चलो गुड। अब आगे क्या करना है, अब बनाना है हमें साउथ अमेरिका। ठीक है। फास्ट बनाने की ही टेक्निक बता रहा हूँ, क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में आपको दिख रहा है ना, इसी का यूज करते हुए आप फास्टली बना पाओगे। फिर क्या करना है, एक ऐसे, ऐसे, तीन चीजें। एक, दो, तीन। जो तीसरा होना चाहिए ना वो थोड़ा बड़ा होगा, पहला दूसरा थोड़ा सेम साइज का होगा। एक, दो, तीन। ठीक है, बना लिया इतना। यस। यस सर। अब इसको छोड़ के यहाँ पर ही, अब इस वाले पोर्शन पे ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, तो इधर से एक सेमी सर्कल ऐसा बनाना। समझ गए। बन गया। यस सर। यस यस और सर। फिर ये सर। एक लाइन खींच देनी है ऐसे। यस सर। खींचने के बाद इस तरफ आ जाना है, इस तरफ आके, सेकंड, इस तरफ आके ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। या फिर अगर नहीं कर पा रहे हो तो सीधा एक ऐसी सीधी लाइन भी खींच सकते हो। हो गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका प्लस यस साउथ सर। अमेरिका बन गया। यस सर। यस सर। ये सर। गुड। आज केवल कॉन्टिनेंट बनाना सीखो, बाकी सभी कॉन्टिनेंट्स को अलाइन कैसे करना है एक दूसरे के साथ, कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर भी उसी तरीके से आ जाए। आपको लगता होगा कि हम मैप बना देते हैं,
लेकिन एक चीज आप नोटिस करना कि मैप इतना परफेक्ट बनना चाहिए कि आप इक्वेटर की लाइन खींचोगे ना तो वो बिल्कुल जो एटलस में निकलती है लाइन वैसे ही निकलनी चाहिए। आप एक चीज नोटिस करो, जैसे ये मैंने मैप बनाया, ये बना दिया। अब कोई भी बच्चा एटलस निकालना और नोटिस करना, इक्वेटर की लाइन आपकी यहां से निकलती है, ठीक है। तो मेरे मैप में अफ्रीका, अमेरिका, ये इस तरीके से अलाइंड हैं एक दूसरे के साथ कि आपकी एकदम परफेक्ट लाइन निकलेगी 0 डिग्री। तो केवल मैप केवल एक डायग्राम नहीं है, आपकी जो लैटिट्यूड्स है ना वो भी उसी के साथ होने चाहिए। जैसे इंडिया है तो इंडिया का आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से निकलता है, तो अगर मैं पूरा खींचूंगा ना कैंसर तो वो यहाँ से ही निकलेगा। अभी मैप निकाल के चेक कर लो, 23.5 डिग्री यहीं पे होगा। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से मैप होना चाहिए। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका हमने देख लिया। जी सर। यस सर। हाँ बेटा, किसी को कोई परेशानी? नो सर। हम्म। चलो, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका देख लिया। अफ्रीका, अब देखो अफ्रीका कैसे बनाओगे। तो अफ्रीका के लिए जैसा अमेरिका हमने किया था ना इस तरीके से, उसी तरीके से अफ्रीका का करना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंटली। कैसे करोगे कि एक, फिर दो, और फिर ऐसे, इतना बना लो पहले, एक लाइन, फिर ये दूसरी, फिर ऐसे और फिर ऐसे। हो गया? यस सर। अब हाँ जी, अच्छा, ठीक है। अब साउथ अमेरिका का हमने जैसे सर्कल बनाया था सेमी सर्कल, ऐसे ही अफ्रीका का एक बना लिया था ना। यस सर। और फिर एक छोटा सा चोंच बना लिया। हो गया? और फिर एक लाइन जी ऐसे सर। खींच देंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट पे ध्यान देना, यहाँ पे एक लाइन 45 डिग्री बनाते हुए, जैसे ये है ना तो 45 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से लाइन खींचनी है इधर, ऐसे, लेकिन ज्यादा लंबी नहीं, लगभग इतने पे। इतनी लाइन होने के बाद एक चोंच बनानी है। फिर से चोंच कह लो, वैसे ये हॉर्न होता है, गेंडा बताया था ना आपको एक बार, तो इसका हॉर्न होता है। ऐसे ही इसको भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ये बना लिया, और जी इसके सर। बाद ये ऐसे कंबाइन कर लो। ठीक है, बन गया अफ्रीका। यस सर। और अफ्रीका के इस तरफ एक ऐसी लाइन खींच के ऐसे बना देना है। ये कौन सा आइलैंड है? मेडागास्कर। ठीक है, अफ्रीका आ गया समझ में। अब सीखो यूरोप कैसे बनाना है। तो यूरोप बनाने के लिए मैंने क्या करता हूँ, पहले नॉर्थ अमेरिका बनाता हूँ, फिर साउथ अमेरिका बनाता हूँ, फिर अफ्रीका बनाता हूँ, और फिर इसके बाद यूरोप बनाता हूँ। अफ्रीका पहले इसलिए बनाना है क्योंकि हम अफ्रीका को ही ध्यान में रखते हुए यूरोप बनाएंगे। कैसे? कि अफ्रीका का जो बीच का वो अपर पार्ट था हमने ऐसे बनाया था, है ना। अब नोटिस करोगे तो कैसे करना है, ये वाला जो पॉइंट है इस इधर से ही ध्यान में रखते हुए बनाना है। कैसे बनाओगे? पहले एक पॉइंट ऐसे, फिर ऐसे, इतना कर लिया। जी यस सर। सर। यस नो? सर ये कहाँ बनाना है, ऊपर कि नीचे? ये अलग से बनाओ बेटा, वैसे ये ऊपर ही बना रहा हूँ ना मैं। अफ्रीका तो तुम्हारा, अफ्रीका का ये ऊपर वाला पार्ट हो गया,
और ये वाला जो पार्ट है ये अफ्रीका के ऊपर है। यूरोप अफ्रीका के ऊपर ही तो है। अब इसके बाद एक शू, जैसे जूता होता है ना, ऐसा, है ना, तो उसी का ध्यान में रखते हुए ऐसे ऐसे बना देना डब्ल्यू शेप। ये हम बना कौन सा कंट्री रहे हैं, कोई बता पाएगा ये कौन सा कंट्री है? चेक करना, इटली होगा। अब इसके बाद यहाँ से आना है, थोड़ा ऐसे ऐसे, फिर हल्का सा ऐसे, और इसके बाद ये बस कंबाइन कर देंगे। इतना बना लिया सबने? यस सर। हम्म, अब इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर खींचो, इस वाली को थोड़ा सा ऊपर खींच के, और फिर ऐसे जाके और एक ऐसा शेप बनाना है जैसे ओम बनता है ना, उस तरीके का। कैसे करोगे दोबारा से बताता हूँ। हमने इतना बना ही लिया था, अब इधर से फोकस करना है, इधर से यहाँ से ऊपर जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, फिर ओम बनाओगे, फिर ऐसे आओगे। कर लिया? यस सर। यस सर। और फिर इसको भी ऐसे ही बनाना है, जैसे इस तरफ वाला पार्ट बनाया था ना, ये वाला, ऐसे ही इधर वाला बनाना। कैसे करना था दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। ये किया, ऐसे गए और ऊपर से ऐसे बना दिया, और फिर इसको ऐसे करके ऐसे बना दिया, और फिर ये जा करके ऐसे कर देना, और फिर सीधी लाइन खींच देनी। समझ रहे हो? ज्यादा डिटेल में बनाना है तो इस तरफ तुम्हारा दो आइलैंड भी बन जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये कौन सा एरिया है, कौन सा कंट्री आएगा ये आएगा आपका ब्रिटेन। आपको समझ में आ रहा होगा। इधर ही आपका ये पड़ता है पोर्टुगल, इधर स्पेन पड़ेगा। हाँ, पोर्टुगल, स्पेन, फ्रांस, यहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये आपका क्या बन गया, यूरोप। आगे बनाना। यस सर। और ये बीच का ये जो पार्ट है, ये क्या बन गया? ये पानी है। किसी को याद आ रहा है क्या इसको क्या कहते हैं अटलांटिक ओशन। बेटा? रेड सी सर। रेड सी। और सर कोई मेडिटेरियन से। अंदाजा लगाना? गुड। ये क्या है? मेडिटेरेनियन सी। वी नो कि अफ्रीका और यूरोप के बीच में क्या पड़ता है? मेडिटेरेनियन सी। समझ रहे हो? अब जितना मैंने बनाया है उतने को एक बार दोबारा से देखो कैसे बनाना है, मतलब जितना भी आप लोगों ने बनाना सीखा। ये अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, और अभी आपको बताया था ना, तो ये क्या था आपका? मेडिटेरेनियन सी, ये वाला। ठीक है? ओके सर। ये आपका यूरोप बन गया। अब यूरोप के बाद एशिया की तरफ जाना पड़ेगा। आ रहा है ना सबको समझ में? यस सर। ये वाला जो वीडियो है ये अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, तो आप एक काम करना, दो तीन बार इस वीडियो को देखना। एक बार अगर इस तरीके से प्रैक्टिस कर लिया, और लोग सीख लेते हैं मैप बनाना, लेकिन उनका अमेरिका पता नहीं कैसा बनता है, अफ्रीका कैसा बनता है, मतलब समझ में तो आ जाता है, लेकिन वो एक एग्जामिनर के सामने अब आप खुद सोच के देखो कि अगर कोई इंसान उसी 30 सेकंड में थोड़ा सा अच्छा स्ट्रक्चर वाला मैप बना के दे रहा है, और कोई दूसरा बच्चा अलग तरीके का आड़ा टेढ़ा बना के दे रहा है, अब सेंस तो वो बनाएगा दोनों ही चीजें, क्योंकि लोकेशन तो दोनों में ही दिख जाएंगे कि क्या दिखाना चाहता है। बट एक अच्छी ड्राइंग का इम्पैक्ट अलग पड़ता है, वो आपका आधा नंबर, इतना मार्क्स तो आपका ऐड कर ही देता है, एग्जामिनर इम्प्रेस होता है। समझ रहे हो? तो इसी वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना, और जितनी बार आप रिपीट करते हुए बनाओगे खुद से, उतनी बार आपका रिफाइन होती जाएगी डायग्राम। आई वुड रिकमेंड कि आप कम से कम ये आप
50 बार तो बनाओ। ऐसे 50 बार के बाद आपकी इतनी फ्लुएंसी आ जाएगी कि कोई हद नहीं। मेरा तो अभी कोई काउंट ही नहीं पता, तो मैंने पता नहीं 500 1000 कितनी बार बनाया होगा ये। ठीक है, तो इतना हो गया। अब एशिया की तरफ जाओगे तो एशिया कैसे बनाओगे, उसी अफ्रीका को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ये वाला पार्ट था अफ्रीका का, और हमने ये लाइन खींच दी थी, ध्यान है ना? ऐसे, यस नो? यस सर। यस सर। तो ये वाली जो हमने लाइन खींच दी थी, यहीं से ही आपका एशिया की कहानी शुरू हुई। कैसे? इधर था आपका अफ्रीका, अगर इकट्ठा नहीं बना पा रहे हो, अलग अलग सेपरेट सेपरेट डायग्राम बनाने की कोशिश करो, जैसे मैं भी बना रहा हूँ ना सेपरेट। ऐसा होता है कि घोड़ा बनाना होता है तो घोड़े का पहले चेहरा बनाना सीखो, पैर बनाना सीखो, ऑटोमेटिकली बाद में कंबाइन करके तो सब बन ही जाएगा। तो अभी केवल अलग अलग सीखो। यहाँ पर हमने यूरोप तो इस तरफ बना ही लिया था, अब हम एशिया की तरफ फोकस करेंगे। तो ये वाली जो लाइन हमने 45 डिग्री खींच के ऐसे कर दिया था। अब यहीं से हमारा, एक बच्चे ने बोला था रेड सी, तो अभी हम रेड सी बनाएंगे। कैसे बनेगा रेड सी? ये अफ्रीका है, इधर से एक कोना चोंच ऐसी बनानी है, बहुत छोटी, अंदाजा लगा लो कितनी छोटी बनाई है मैंने। ठीक है, उसी तरीके से ये वाली लाइन होती है, इसके पास एक छोटी सी चोंच, वी शेप, और इसके बाद एक लाइन बिल्कुल पैरेलल खींच देनी, इतनी। कर लिया? यस सर। यस सर। ठीक है, यस अब सर। यहाँ से ऐसे जाओगे और फिर एक लाइन ऐसे करके ऐसे खींच दो। कर लिया? यस सर। ठीक है, अब अंदाजा लग रहा होगा कि ये हमने क्या बना लिया, यहाँ पे क्या है, रेड सी। और ये वाली जो हमने ये चोंच बनाई है, इसे बोला जाता है सिनाई पेनिनसुला। और ये सिनाई पेनिनसुला से ही क्या निकलता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कनाल निकलता है। नाम बताओगे? पढ़ा है किसी ने, सुएज कनाल? यस नो? यस सर। यस सर। एक बच्चा जिसकी बिल्कुल आवाज कट रही है वो यस बोल रहा है, और बाकी बच्चे शांति से देख रहे सर हैं। तो नाम तो चलो, सुना है। सर नाम नाम सुना सुना है है? बट। अच्छा अच्छा, जी। लोकेशन नहीं मालूम थी। हाँ, तो जैसे मैप में क्वेश्चन भी आ जाता कभी कभी कि कौन सा कैनाल है जो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ता है, तो वो कौन सा कैनाल है, सुएज कैनाल। ठीक है, सुएज नहर बोलते हैं ना कुछ लोग, मतलब हिंदी में, उस तरीके से समझ लो। सर मैं कुछ पूछूं अब क्या? यो, क्या कह रहे हो? सर कॉन्स्टेंटिनोपल यहीं पर था क्या सर? मैं जो समझा नहीं। ट्रेडर्स लोग आके ट्रेड करने, कॉन्स्टेंटिनोपल सर। कॉन्स्टेंटिनोपल आपका इधर पड़ता है, इस तरफ, ये वाला पॉइंट है ना, इधर। सुएज कैनाल से तो थोड़ा जी। ऊपर है आपका, जो टर्की के जी। एरिया में ऐसे जाओगे तो इस तरफ पड़ेगा कहीं कॉन्स्टेंट। ठीक है, इतना बना लिया आप लोगों ने। ये इसको बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? अरेबियन। अरेबियन अराबियन पेनिनसुला। पेनिनसुला। ठीक है, यहीं पे आपका कौन कौन से कंट्रीज हैं, यमन, यहाँ पे क्या है, ओमान, इधर ये आपका यूएई। ठीक है, ये पूरा क्या है, सऊदी अरेबिया। ये आपका बनाया था अभी अफ्रीका, तो इसमें ये क्या था, इतना इजिप्ट, है ना। यहीं पे आपका क्या पड़ेगा, सूडान, सोमालिया। तो ये गल्फ ऑफ सारा एडन मैप कहाँ है? बनाने, क्या कह रहे गल्फ ऑफ एडन। हो, गल्फ ऑफ एडन? एडन। जी सर। गल्फ ऑफ एडन आपका इधर पड़ेगा ना, गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ एडन, इधर। ठीक है, जी सर।
ये बना लिया ना आप लोगों ने। इसके बाद आगे एशिया को कंटिन्यू करना था। ये थोड़ा माइक्रो में बना के दिखाया था आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बिना मैप बिल्कुल एकदम बहुत डिस्टॉर्टेड बनता है, इसलिए ये जरूरी है। ये आपने बनाया। इसके बाद इधर वी शेप बनाया था। वी शेप बना के एक लाइन पैरेलल खींची थी, और इधर से ऐसे खींचती थी एक सीधी लाइन स्ट्रेट। और स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद ये एक लाइन ऐसे करके ऐसे आएगी। इतना कर लिया होगा आपने। फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे आना है। समझ गए? यस सर। ऐसे जी आकर सर। के फिर एक छोटा सा ऐसा खींचोगे, और एक बड़ा वाला वी ऐसे ऐसे बना दो। क्या बनाया है ये? इंडिया। भारत। इंडिया। इंडिया। इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है, और इसके बाद एक लाइन ऐसे खींच देनी है, जो कि इंडिया के कोने से थोड़ा सा नीचे जाएगा। ठीक है, ऐसे लाइन खींच दी, और फिर इसी को थोड़ा सा पतले से में ही वापस लेकर के आए। और यहाँ से ये वाला तो चलो छोड़ो, भूल जाओ। इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ऐसे। हाँ, ये लाइन हो गई आपकी इधर वाली। इस पे ही फोकस करना यहाँ पे। और इधर से 3 सर्कल बनाने हैं। कैसे बनाओगे? 3 बना लो या 2 ही बना लो, 2 ही काफी रहेंगे वैसे। पहला, दूसरा, और फिर ऐसे एक पॉइंट बनाना। जैसे 3 बनाते हो ना, 3, उस तरीके से। कैसे करोगे? इधर से ही 1, हो गया। 2, ऐसे। ठीक है, इधर एक चीज मिसिंग है। जी सर। ये क्या है आपका? श्रीलंका। तो ये हमने क्या बना लिया? एशिया। अगर मैं सर आपसे कहूँ, ऑस्ट्रेलिया। हाँ ऑस्ट्रेलिया तो बना ही लेंगे, सब तो बना ही लिया, है ना। अब ये हो गया आपका सऊदी अरेबिया। यहीं पे आपका पता है क्या पड़ेगा? ईरान, है ना। इधर ही आपका इराक। इतने एरिया में यहाँ पे है कुवैत। यहीं पे यूएई, और बाकी इंपॉर्टेंट कंट्रीज। तो ये मैप आपको केवल केवल ज्योग्राफी में हेल्प नहीं करेगा। कल के दिन इंटरनेशनल रिलेशन पे क्वेश्चन आ गया, तो उधर आपको कोई डायग्राम बना के दिखानी हो। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं, जैसे I2U2 बन रहा है, ठीक है, क्वाड है, उसी तरीके से गल्फ कंट्रीज हैं। इस तरीके की जो चीजें मेंशन करनी हो, अभी बहुत ज्यादा चल रहा है ग्लोबल साउथ करके टर्म चल रहा है। और आपका SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे रिलेटेड सेंट्रल एशियन कंट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस में आ चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI, चाइना का CPEC, चाइना पाकिस्तान का। इस तरीके की बहुत सारी चीजें आप इस मैप का यूज करते हुए दिखा सकते हो। ये हो गया। इसके बाद अब आपने हमें थोड़ा सा इस तरफ ही फोकस करना है। यहाँ पे इधर क्या करोगे? लाइन खींचनी है उसी तरीके से, एक लंबी सी ऐसे खींचना, और एक लंबा सा ऐसे खींच देना। बस, ज्यादा माइक्रो डिटेल में नहीं जाना। अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये आपका इंडोनेशिया बना दिया आपने। इतना हो गया। जी यस सर। सर। यस सर। और फिर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का ध्यान देना, कैसे बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का अलग से बता देता हूँ। ठीक है, हमारे टीचर ने हमें ऐसे सिखाया था, कुछ ऐसे बना दो, बस हो गया ऑस्ट्रेलिया। फिर हमने थोड़ा सा रिफाइन किया था कि भाई ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जैसा लगना चाहिए थोड़ा सा। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे करके एक लाइन खींच दी ऐसे, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका बनाते समय ये बना रहे हैं, अमेरिका में भी बना रहे हैं, सब में बना सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो इधर एक लाइन ऐसे करके ये खींच दी, फिर एक लाइन ऐसे आ गई, और एक लाइन ऐसे आ गई। कर लिया? जी इतना सर। बना यस लिया। सर। ये ऐसे किया, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, फिर इसके बाद ऐसे गए, ऐसे कर दिया, और फिर इधर से एक बड़ा सा बना दिया। इसे क्या बोलते हैं? ग्रेट बाइट करके कहते हैं ये लोग, ऑस्ट्रेलिया वाले।
ऐसा लगता है ना कि किसी ने इतना हिस्सा काट लिया हो, जैसे सेब होता है ना, उसका इतना हिस्सा काट लिया तो सेब ऐसे रह जाता है, एप्पल वाला। उसी तरीके से ये ऑस्ट्रेलिया का भी ये लोग इसी तरीके से नाम दिए थे। इतना हो गया। यस सर। और फिर इसको ऐसे करके ऐसे कर देना। मैप उठा लेना, ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा आपको। इसमें यहाँ पे डिवाइडिंग रेंज पड़ती है, इधर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट पड़ता है, और यहाँ पे क्वींसलैंड, बहुत सारे कंट्रीज हैं। मतलब मतलब बहुत सारे स्टेट्स हैं इसमें खुद के, 7 या 9 स्टेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के खुद के। वो हम जब वर्ल्ड मैप करेंगे तब उसमें साथ में करवा लिया जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब इसी को मैप के साथ यहाँ पे दिखाना हो तो कहाँ कैसा दिखा दोगे? ऐसे किया, ऐसे एक लाइन खींची, दूसरी खींची, और ऐसे दिखा दिया। बन गया। यस सर। यस सर। थोड़ा डिफरेंस तो आ रहा होगा कि यहाँ पे स्क्रीन पे जो देख रहे हो और जो कॉपी में बन रहा है उसमें तो। यस एक सर। काम करना, फोटो भेजना आप लोग अपनी अपनी बनाई हुई ड्राइंग्स का। हाँ, ग्रुप पे। ठीक है। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस हो गई, बीच बीच में और दोबारा से करवाते रहेंगे। आज केवल कॉन्टिनेंट बनाने सीखे हैं। कल के दिन या परसों के दिन नेक्स्ट क्लास में आपको अलाइनमेंट सिखा दूंगा कि अमेरिका के साथ मतलब ऑस्ट्रेलिया मतलब अफ्रीका किधर बनना चाहिए, ताकि आपकी जो इक्वेटर का जो लेटीट्यूड है वो प्रॉपरली अलाइन हो जाए। तो अभी के लिए जो समझने वाली चीज है वो समझ लो। थ्योरी हम लिखवाएंगे परसों अगली क्लास में। उसको ऐसे समझो कि जैसे ये आपका मैप था, और इस मैप में आपको प्लेट दिखानी पड़ेगी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आ जाता है क्वेश्चन। तो अगर आप इस तरीके का एक मैप बना करके दिखा दोगे विद प्लेट्स, तो उसका एक अच्छा ही इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर में। अब उसकी ट्रिक क्या है, बनाओगे कैसे? बनाने से पहले ये समझो कि प्लेट्स का है कैसी, क्या है, कहाँ से शुरू होती हैं। प्लेट का मतलब क्या है कि अर्थ जो है, ये सरफेस, ये अलग अलग प्लेट्स से बनी हुई है। यानी कि प्लेट एक नहीं है, जैसे ये पूरी एक प्लेट नहीं है अर्थ के ऊपर, ये अलग अलग हिस्सों में टूटी हुई है। इनके टूटने की वजह बहुत सारी हैं, जिनमें से एक कन्वेक्शन करंट भी रीजन है, लेकिन वो आगे का टॉपिक है, आगे बताया जाएगा। अभी केवल ये समझो कि जैसे ये प्लेट्स हैं, तो ये जो प्लेट के बीच में गैप भी तो है, समझ पा रहे हो? तो ये गैप कैसे क्रिएट हो रहे हैं? ये गैप इसलिए क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि प्लेट का आपस में 3 तरीके का बिहेवियर होता है। जो प्लेट्स होती हैं वो 3 तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव करती हैं। बिहेव मतलब एक दूसरे के साथ किस तरीके से ये टकराती हैं या फिर मिलती जुलती हैं। एक बिहेवियर होता है जिसे बोलते हैं हम डाइवर्जेंस। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस। और एक होता है कन्वर्जेंस, और एक होता है ट्रांसफॉर्म। समझ रहे हो? जैसा कि वर्ड का मतलब है वैसा ही प्लेट का इंटरेक्शन है। डाइवर्जेंस मतलब डाइवर्ट होना। डाइवर्ट मतलब कि दो प्लेट हैं उनका एक दूसरे से दूर जाना। कन्वर्जेंस मतलब होता है प्लेट के एक दूसरे के पास जाना। कन्वर्ज मतलब एक दूसरे के पास जाना। ठीक है। और ट्रांसफॉर्म मतलब होता है ना एक दूसरे के पास जाना, ना दूर जाना, एक दूसरे के साइड साइड में जाना। ठीक है। ये कब होता है? जब डाइवोर्स हो रहा होता है। ये कब होता है? जब मैरिज हो रही होती है। और ये कब होता है? जब लड़ाई हो रही होती है। मतलब ये एक काइंड ऑफ एक्रोनिम समझ लो। लेकिन हाँ, इसको ऐसे ही समझ सकते हो कि जब डाइवर्ज हो रही है प्लेट तो प्लेट दूर जा रही है, कन्वर्ज हो रही है तो पास आ रही है, और ट्रांसफॉर्म हो रही है तो वो एक दूसरे से दूर नहीं जा रही ना पास आ रही है, वो एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रही है। ये एरोस से समझ रहे होंगे। ठीक है। तो अब
ये डाइवर्जेंट बाउंड्री जो है ना, इसी का रोल पहले आ जाता है। इसको पहले समझ लो, आप ऑटोमेटिकली जो मैप पे कैसे प्लेट डिजाइन हो रखी है आप वो समझ जाओगे। डाइवर्जेंट बाउंड्री कहाँ से शुरू होती है, क्यों शुरू होती है, ये समझाता हूँ पहले, और इसको ध्यान से समझना। दो प्लेट हैं, इनके नीचे कन्वेक्शन सेल काम करता है, उसे कन्वेक्शन करंट भी कहते हैं। किसी को मालूम है कन्वेक्शन करंट के बारे में? कन्वेक्शन करंट सर, जो मैग्मा क्लॉकवाइज मतलब घूमता है हम्म। और क्लॉकवाइज, एंटी प्लेट, क्लॉकवाइज, किसी भी तरीके से घूम सकता है, जी सर, और लेकिन प्लेट इसका इसमें एक आगे डिस्टेंस सर्कुलर मोशन। गुड। देखो, कन्वेक्शन मतलब क्या होता है? कन्वेक्शन मैंने आपको एक बार बताया था, ध्यान होगा, कि एक आप अगर पतीला ले लेते हो, पतीला या फिर एक छोटा सा बीकर ले लो, और इसमें पानी भर दोगे, अगर इसमें क्या करोगे, पानी भर दिया, और नीचे क्या किया, एक फ्लेम स्टार्ट कर दी, ठीक है, तो यहाँ पे जो अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वाटर के, यहाँ वाले, वो ये ऊपर उठेंगे। कब? गर्म हो गया। हमें पता है कोई भी चीज जब गर्म होती है तो वो हल्की होती है, और हल्की चीज हमेशा ऊपर उठती है, ठीक। तो ये गर्म होंगे, जब यहाँ पर वार्म हुए, और इधर ऊपर जाने के बाद यहाँ पर थोड़े से ये कंपैरेटिवली कोल्ड हो जाएंगे पार्टिकल्स। समझ गए? अब जब ये ऊपर जाकर के कोल्ड हो जाएंगे तो ये वापस नीचे वार्म हुए तो हल्के हो गए, और ऊपर जब जाके थोड़े कोल्ड हुए तो भारी हो गए। भारी होने के बाद ये क्या करेंगे, वापस नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही ये भी वापस नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे करने से एक सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि बच्चे ने अभी कहा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, कन्वेक्शन। तो जिस तरीके से ये पानी कन्वेक्ट कर रहा है, उसी तरीके से पृथ्वी की जो सरफेस है, इसके नीचे जो लावा है, या फिर मैग्मा कह लो, जो मैग्मा है ये भी कन्वेक्ट करता है। यहाँ पे ज्यादा गर्मी है, नीचे जाने पर गर्मी बढ़ती है। मैंने बताया था कितना टेम्परेचर बढ़ता है पर 100 मीटर पे, कोई बताएगा? 1 1 डिग्री। डिग्री। दोबारा बोलो। सर 100 मीटर पर 3 डिग्री बढ़ता है। 6.5 डिग्री पर 100 मीटर, या फिर 2 to 3 डिग्री पर 100 मीटर। अभी ये क्लास शायद बंद हो जाएगी तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, तब तक जब तक चल रही है चलती रहने दीजिए। सर प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, ठीक है। नीचे जाओगे, टेम्परेचर रेज होगा 2 to 3 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर की रेट पे होता है। आइडियली वैसे 6.5 होता है, वो एटमॉस्फेयर का होता है, लेकिन यहाँ पर वेरी करता रहता है। आप 2 to 3 डिग्री मान के चलो अभी, ठीक है। नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, अब ये क्या होगा, टेम्परेचर जाने होने से इधर का जो मैग्मा है ये लाइट होगा, हल्का होगा वजन में। वजन में हल्का होगा तो ऊपर उठेगा। जब कंपैरेटिवली ऊपर गया तो टेम्परेचर कम होने लग जाएगा। कम होने लग जाएगा तो थोड़ी डेंसिटी या फिर उसका जो वजन है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बढ़ने से ये इस तरफ मूव करेगा। मूव करने से फिर ये वापस नीचे आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वेट बढ़ गया। फिर ये वापस लोकेशन पे आएगा, तो ये क्या होगा, एक सर्कुलर नेचर बन गया ना। इसी को क्या बोला जाता है, कन्वेक्शन। और इन्हीं को कन्वेक्शन सेल बोला जाता है। समझ में आया? यस, नो? जी सर। जी सर। यस सर। किसी को कोई डाउट हो प्लीज बीच में पूछ लेना, ये मत सोचना कि बाद में वीडियो देख लोगे। ठीक है। तो क्योंकि कन्वेक्शन सेल काम कर रहा है नीचे, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो प्लेट्स पे भी पड़ता है। कैसे पड़ता है वो समझो। आखिरकार जो नीचे मैग्मा है वो है तो मोल्टन फॉर्म में, और मोल्टन फॉर्म में है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है। कम से कम इन प्लेट्स से तो ज्यादा ही टेम्परेचर है। तो हुआ क्या होगा, ये प्लेट कभी एक रही होगी पूरी,
नीचे क्या हुआ होगा, एक मैग्मा रहा होगा। ये मैग्मा जो ऊपर राइज हुआ, तो जब ये मैग्मा कोई गर्म चीज किसी सॉलिड या ठंडी चीज के टच में आएगी, तो वो उसको क्या करेगी, थोड़ा थोड़ा सा पिघलाना शुरू कर देगी। तो ये थोड़ा सा पिघल के इतना रह गया होगा, फिर और इतना रह गया होगा, और इन दी एंड क्या हुआ होगा, ये पूरा ब्रेक हो चुका होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल ये मैग्मा की वजह से ये प्लेट का ये सब ब्रेकडाउन हुआ। रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक रीजन ये भी है। तो जब ये मैग्मा ऊपर ऊपर जा रहा है और इधर टच में आ रहा है, तो ये प्लेट क्या होगी, जिस पॉइंट पर मैग्मा इसको टच कर रहा है प्लेट को, या प्रेशर लगा रहा है या पुश कर रहा है, उस जगह पे प्लेट जो है वो हल्की सी क्या हो जाएगी, पतली। ठीक है। और ये मैग्मा तो वापस लौट जाएगा। अब ये वापस जब लौट रहा है, तो इतना एरिया में इस प्लेट के साथ यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, रगड़ रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। तो इस फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि ये प्लेट्स को, जब इधर मैग्मा ऐसे घूम रहा है, तो ये प्लेट्स को भी इस तरफ पुश करेगा। ऐसे ही जो मैग्मा इस तरफ घूम रहा है, वो प्लेट्स को इस तरफ पुश करेगा। इतना समझ पा रहे हो? यस 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 सर। नो? पुश कर रहा है, तो ये तो अपना काम करके चला गया कि भैया अपना काम तो हो गया। लेकिन इसने जो ऊपर प्लेट का सत्यानाश कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं। अब ये प्लेट का क्या हुआ, ये प्लेट यहाँ से बीच से क्रैक हो गई, और ये प्लेट की दो डायरेक्शन बन गई। तो ये क्या है, प्लेट दो अलग अलग दिशाओं में जा रही। तो हो क्या रहा है, डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहा जाएगा इधर को। इतना आया समझ में? जी सर। यस सर। अपन ने इतना देख लिया कि डाइवर्जेंस हो रहा है। अब इसी को अगर मैं ऊपर से देखना चाहूँ, तो ये ऊपर से कैसे दिखेगा। जैसे ये प्लेट को मैं साइड से ही तो देख रहा हूँ कि साइड से क्या हो रहा है, और इसी का अगर मैं 3D बनाऊं, तो ये 3D में कैसे दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, कन्वेक्शन करंट चल रहा था। तो ये जो प्लेट है, ये तो इस तरफ वो ऐसे दो दिशाओं में चलने लग गई, तो ये भी ऐसे ही दो डायरेक्शन में जा रही है पूरी प्लेट। तो ये बीच में क्या है, जगह छूट रही है। इस जगह को जो छूट रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिज, RIDGE। समझ पा रहे हो? इन नामों से कंफ्यूज नहीं होना, केवल नाम ऐसे समझना कि हाँ, जैसे सबके नाम रखे जाते हैं ऐसे, इसलिए। तो ये क्या है, रिज। अब इसी को ही जब हम वर्ल्ड मैप में देखेंगे, तो ये वाली जो रिजेस है ना, ये कहाँ है। अगर हमें रिजेस पता है, तो हमें ज्यादातर प्लेटों का पता चल जाएगा कि कौन सी प्लेट कहाँ पर है। तो इस रिज का देखने के लिए एक बार इसको, ये हमने थोड़ा साइड से हट के ऊपर से देखा, और बिल्कुल टॉप से अगर देखोगे तो ये ऐसी दिखेंगी। समझ गए? ये दो प्लेट है, ये दो डायरेक्शन में। इतने पोर्शन को अगर वर्ल्ड मैप में दिखाना होता है, तो वो हमें ऐसे दिखाते हैं। आ रहा है समझ में? यस यस सर। नो? यस सर। तो आप, तो आप क्या करोगे, आप वर्ल्ड मैप को एटलस में देखोगे, तो आप पाओगे कि इस तरीके से आपको एक डाइवर्जेंट, जो डाइवर्जेंट छोड़ो, रिज, रिज समझ गए ना, दोबारा से बता दे रहा हूँ। जो जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज हैं, वो जब दो डायरेक्शन में जा रही होती हैं, तो ये जो बीच का पार्ट होता है जहां पर गैप बन रहा होता है, इसको हम रिज कहते हैं। और उस रिज को हम इस तरीके से दिखाते हैं। अब इसी को वर्ल्ड मैप पे देखना हो, तो वो ऐसे दिखेंगे। इधर आपका एक ग्रीनलैंड और है, रुको, ये है ग्रीनलैंड, ये आइसलैंड। अब रिज ऐसे बनेगी आपकी इसमें, इस तरीके से, ऐसे। और फिर आपकी ये जाती है ऐसे करके, ऐसे। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा ना,
क्योंकि इस तरफ क्या होगा, इधर भी तो ये नॉर्थ अमेरिका ही तो आ जाएगा इधर। समझ पा रहे हो सब? यस सर। हाँ, क्योंकि ये वाला जो कौन सा पार्ट आ गया, ये पैसिफिक ओशन ही तो आ गया, और इधर भी पैसिफिक ही ओशन होगा। तो ये वाला अर्थ तो सर्कल है ना। तो जो ये रिज है, ये घूम करके जो इस तरफ पहुंच गई है, वो आपको पैसिफिक का इस पोर्शन में भी दिखेगी। ये जो आपकी रिज ऐसे आ गई, यही रिज आपको इस डायरेक्शन में यहाँ पे दिखाई देगी। तो इसको मैं कंटिन्यू इस तरफ करते रहा हूँ। ये आई थी ना, ये वाली इसको इधर बना देता हूँ। ये कैसे बनेगी, इस तरीके से आएगी, और ऐसे करके ऐसे, और फिर एक ऐसे आ जाए। आया समझ में? और मैंने क्योंकि वो जो लाइन आपको बताई थी ऐसे खींचनी पड़ती है, तो इसमें ये लाइन खींच दी। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, इस रिज से, कि ये जो अर्थ की जो पूरी प्लेट है, ये पूरी, ये जो नीली लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पर टूटी हुई है, इधर गैप बना हुआ है, जैसे यहाँ पर टूट गई थी ये, है ना। तो यानी कि ये पूरी एक नीले लाइन जो आपको दिख रही है, ये पूरी एक रिज है। इन्हीं से ही प्लेट समझ लो आप। जब इधर से एक लाइन खींच दी जाएगी, अब यहीं से आप ऐसा समझ लो कि इधर से ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट बन जाती है, ये हो जाती है साउथ अमेरिकन प्लेट, ये हो जाती है क्या, अफ्रीकन प्लेट, ये हो जाती है आपकी पूरी यूरेशियन प्लेट, और ये हो जाती है पूरी आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ये जो आपको प्लेटों के नाम बताए मैंने, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेजर प्लेट, क्योंकि ये साइज में बड़ी है। बाकी जितनी भी प्लेट्स आप देखोगे वो इनसे छोटी होंगी। आया सबको समझ में? यस, नो? सर एक डाउट है मेरा। बोलो। सर जैसे जो ओशन के अंदर ये जो गैप है, मतलब जो दो प्लेट्स के बीच का गैप है, तो जो हम्म ट्रेंच बनते हैं ओशन के अंदर, वो यही वाले गैप्स होते हैं? नहीं नहीं, इनको रिज बोला जाता है, ट्रेंच अलग होते हैं। इतना मैं आपको थोड़ा सा आगे आएगा, लेकिन बता दे रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अवेयरनेस आपकी दिखाता है। देखो, जब दो प्लेट अलग अलग जा रही हैं, तो ये रिज बनता है। और इसको जब ये ओशन पे बनता है, तो इसे मिड ओशियनिक रिज बोला जाता है, MOR। और जब प्लेट आपस में आकर के एक दूसरे के साथ टकराती हैं, तो एक प्लेट दूसरे के नीचे चली जाती है। तो ये वाला जो एरिया होता है, इसको ट्रेंच बोलते हैं। आया समझ में क्या डिफरेंस है? हाँ जी सर, आ गया। तो जब कन्वर्ज होती है प्लेट, उधर ट्रेंच बनता है, जहां डाइवर्ज होती है प्लेट, वहां पर रिज बनता है। अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं, उनसे रिज बनती है। और एक फेमस जो रिज है, इतनी इतने एरिया की, इसको बोला जाता है मिड ओशियनिक रिज। वैसे तो ये पूरी जो रिज बनी हुई है, जितनी भी पूरी पूरी लाइन दिख रही है आपको ब्लू कलर की, इसे मिड ओशियनिक रिज बोला जाता है। लेकिन जब ये अटलांटिक ओशन की ही बस नीली लाइन को देखोगे, तो उसे बोला जाएगा मिड अटलांटिक रिज, क्योंकि वो अटलांटिक ओशन में मिली है। आया समझ में? ऐसे यस ही जो सर। इंडियन ओशन है, यस सर। गुड, यस सर। ऐसे ही इंडियन ओशन है, इधर भी रिज आपको मिलेगी, इसे इंडियन ओशन रिज भी बोल सकते हो। अब ये आ गया समझ में? अब ये हो गया आपकी मेजर प्लेट। अब इन्हीं के ही छोटे छोटे और थोड़े थोड़े पीसेस हैं, जिनको माइनर प्लेट बोला जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस जो है वो यहाँ वाली है। इसको बोला जाता है नाज़का प्लेट। क्या हो गया, दिखाई दे रहा है बच्चों? जी सर। यस। हाँ, तो ये वाली जो प्लेट है, इसे नाज़का कहते हैं। ये वाली नाज़का प्लेट इस साउथ अमेरिकन प्लेट के साथ
कोलाइड कर रही है। तो एक ये छोटा सा ओवरव्यू था आपके लिए, आपको समझाने के लिए। कई बच्चों को समझ में नहीं आता है कि प्लेट्स क्या हैं क्या नहीं है। मैंने एक आपको रिज के जरिए बताने की कोशिश करी। कभी कोई ये बोले कि प्लेट क्या रिज की वजह से बनी, नहीं, ऐसा नहीं है। रिज प्लेट के इंटरेक्शन की वजह से बनती हैं। बस ये रिज का सहारा लेकर के आपको बताया गया है कि प्लेट्स अगर आपको तो कभी दिखानी हो कि मेजर प्लेट और माइनर प्लेट क्या है, तो आपको सिंपल सा ये करना है फॉर्मूला। वो क्या है कि एक बार मैप बना दिया और उसमें ये जो ब्लू लाइन बनाई थी वो आपको दिखानी है। बस उसी का यूज करके ही आप सारी प्लेट्स को दिखा पाओगे। अदरवाइज आपकी प्लेट्स जो हैं वो आड़ी टेढ़ी दिखाई देंगी। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि डिफाइन दी टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज ऑफ अर्थ। तो अब ये आपने मैप बना दिया और इधर से एक लाइन ऐसे खींच दी इस तरीके से, एक लाइन आपने यहाँ से लाके ऐसे खड़ी कर दी, यहाँ से ऐसे, और एक ऐसे कर दी। बस इतना सा करने से आपने क्या किया, अब आपको यहाँ पे केवल लिख देना है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन। क्योंकि एक बच्चे ने, मैंने देखा था, उसने, मैं एक आंसर चेक कर रहा था, तो उसने बेचारे ने क्या कर दिया, उसकी गलती नहीं है, लेकिन उसने प्लेट का कंसेप्ट को शायद ठीक से पढ़ा नहीं था। उनने इन रिज का यूज किए बिना ऐसे ही लिख दिया था सीधा कि भाई ये है आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये साउथ अमेरिकन प्लेट। नहीं, ऐसा नहीं है। जो प्लेट्स बनी है वो उसमें कॉन्टिनेंट और ओशियन दोनों का पार्ट हो सकता है। जैसे मैंने ये एक प्लेट बताई, तो ये प्लेट ऐसी जरूरी नहीं है ऐसी हो, वो कॉम्बिनेशन हो सकता है एक कॉन्टिनेंट का प्लस ओशियन का, उसका दोनों पार्ट हो सकते हैं। जैसे ये इंडियन प्लेट दिख रही है आपको, तो इसमें इंडिया का सब कॉन्टिनेंट भी है लेकिन इंडियन ओशियन का भी पार्ट है। तो ये इंडियन प्लेट इज नॉट ओनली जस्ट अबाउट इंडिया एज अ कॉन्टिनेंट या इंडिया एज अ सब कॉन्टिनेंट, इट ऑल्सो इंक्लूड आपका ओशियनिक पार्ट ऑल्सो। आया समझ में? यस सर। गुड। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद और चीजें आएंगी तो वो जल्दी जल्दी हो जाएगी। ओके, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, थोड़ा बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। यस सर। सर अभी आंसर किसी भी को तो कोई लिखना डाउट? है को। अरे हाँ, आ जाओ बेटा, आज सबकी लाइन लगेगी। प्रखर सर, आज आप इन बच्चों के दुश्मन बन जाओगे। अच्छे खासे बच के जा रहे थे। सर सच में हम लोग अच्छे खासे वापस जा रहे थे प्रखर। अब बेटा वही क्या करोगे, बताओ, लिखना है या फिर पढ़ के फिर लिखोगे? नहीं सर, लिखना है। नहीं सर लिखना है, सर लिखना है। लिखेंगे सर। ठीक है, क्वेश्चन, ओके, रुक जाओ। आपको जब तक मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोगों को याद तो होगा ही ना? कोई पढ़ के यस सुनाएगा, सर। किसने नोट किया? मैं बताऊं? मैंने हिंदी बोलो। में भी भेजा था, हिंदी वाला भी पढ़ देना, इंग्लिश वाला भी पढ़ देना। वाह, यहाँ पे हिंदी वर्जन भी रेडी है, वेरी गुड। मैं explain continental drift theory, also give हम्म insights on evidence given by Alfred Wegener. हम्म क्वेश्चन का मतलब है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को एक्सप्लेन करना है, और आपको साथ ही साथ हाईलाइट करना है कि क्या क्या उस थ्योरी को सजेस्ट करते हुए वैगनर ने एविडेंस यानी सबूत दिए थे। अब इसको पहले मैं बता देता हूँ, आप आंसर लिखोगे कैसे, समझ रहे हो? अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो ये कितने पेज में आंसर होना चाहिए, बताओ? 2. हम्म, सर जो ए आपका फोर शीट 15 में मार्क्स आगे क्वेश्चन और है, पीछे का हो जाएगा। A4 शीट में आगे पीछे प्लस अगले पेज का आगे, यानी 3 पेज में आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। यूपीएससी जो होती है वो आपकी 3 पेज देती है 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, और 10 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आपको 2 पेज मिलते हैं। अब एक बात बताओ, जब आप 10 मार्क्स का आंसर लिख रहे हो उधर ही आंसर शीट में, तो उधर आपने 2 पेज भर दिए, लेकिन जब 15 वाला लिख रहे हो तो उसमें केवल 2 ही भरे। तो एग्जामिनर अपने आप में क्या करेगा, फील करेगा ना कि हो सकता है इस बच्चे ने कम लिखा हो या फिर कंटेंट उसने कम कर दिया हो।
तो वो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज रखने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आपको पूरे के पूरे 3 पेज भर के आने हैं। 2.5 भर दोगे तो भी चलेगा, लेकिन 2 पेज में मत लिखो। 2.5 पेज में 15 मार्क्स का आंसर लिखना है, पहली चीज। दूसरी बात, ज्योग्राफी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका जब आप आंसर लिख रहे हो तो उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। जैसे आपकी ये शीट है, तो जो 15 मार्क्स का जब आंसर लिख रहे हो आप, तो इसमें 15 या 10 मार्क्स जनरली इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये 3 पार्ट में आंसर डिवाइड होता है। किस किस को पता है ये चीज? मुझे सर मुझे पता है। सर मुझे भी पता है। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये 3 पार्ट में आंसर लिखना है। अब ज्योग्राफी या किसी का भी लिख रहे हो तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, ट्रिक कह लो या फिर कैसे आपका आंसर दिखना कैसा चाहिए। अब वो टाइम चला गया जब आप एक पैराग्राफ लिखते थे पूरा, वो लिखने की बजाय आपको क्या है, पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं। समझ रहे हो? ऐसे नंबरिंग कर दो, एबीसीडी लिख दो, कुछ भी कर दो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, इसका इंट्रोडक्शन 3 लाइन का होना चाहिए। 3 से ज्यादा नहीं, 3.5 भी हो सकता है। 3 लाइन का इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद जो बॉडी पर जब आप आओगे तो यहाँ पर सबसे पहले एक सब हेडिंग डालनी है, उसको एक बॉक्स में लिखना है। ठीक है, जैसे अब मैं आपको एक तरीके से एक चीट शीट ही दे दे रहा हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे? द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर इन 1914। इट वाज हिज अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द प्रेजेंट डे locations of continents as well as present day locations of continent। सिंपल, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन हो जाता है। इसके बाद सब हेडिंग डालोगे। सब हेडिंग में आप लिखोगे सिंपली एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, या फिर सीधा CDT कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ही लिख दोगे। शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, सिर्फ यहाँ पे थ्योरी लिख दोगे सब हेडिंग में। उसके बाद यहाँ पर से पॉइंट्स में लिखना शुरू करोगे, लेकिन इन पॉइंट से पहले आपको एक डायग्राम बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? डायग्राम बनानी पड़ेगी। वो कैसे? 3 डायग्राम बनाओगे, 3 बॉक्सेस में। एक में दिखाओगे पेंजिया, दूसरे में दोनों टूटे हुए, और तीसरे में आज का मैप थोड़ा सा ऐसे ही आड़ा टेढ़ा सा बना। ठीक है, और यहाँ पे एक एरो खींच दिया, नीचे लिख दिया एवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ये आपका डायग्राम पोर्शन हो गया कंप्लीट। इसको डाल दिया बॉक्स में। इसके बाद नीचे पहला पॉइंट लाए, लिखा कि इनिशियली फलाने ईयर में या फिर फलाने इपोक, फलाने एरा में पेंजिया था। उसके बाद वो ब्रोक हुआ उसमें, फिर वो ब्रोक होने के बाद आज के टाइम पर ड्रिफ्ट हो गया। यहाँ पर आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया, और इतना पार्ट आपका क्या हो गया, एक पेज में। जब दूसरे पेज पे आओगे तो इन सब हेडिंग डालोगे दूसरी। इतना समझ पाए ना सबके सब? यस सर। यस सर। जब दूसरे पेज पे आओगे तो एक सब हेडिंग डालोगे। वो क्या डालोगे? किसकी? जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, कि गिव द इनसाइट्स ऑन एविडेंसेस गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एविडेंस। ठीक है, अब एविडेंसेस में पॉइंट लिखा। पहला क्या? फॉसिल एविडेंस। दूसरा पैलियो सॉरी रॉक एविडेंसेस। कुछ इस तरीके से कोशिश करनी है कि 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपकी एटलीस्ट 2 डायग्राम हो। 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन ज्योग्राफी आता है तो एक डायग्राम। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम कंप्लीट कर दी। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा फॉसिल एविडेंसेस, तो आपको ध्यान है कुछ इस तरीके से हमने वो एक डायग्राम बनाई थी, और फिर उसको ऐसे ओवरलैप करके दिखा दिया था। या तो ये बना दिया, या फिर वही साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका वाला बना दिया ऐसे, है ना। और इतने से एरिया में यहाँ का और यहाँ का फॉसिल एविडेंस मैच हो रहे थे। ये एक बॉक्स बना दिया, खत्म। फॉसिल, फिर रॉक एविडेंसेस, फिर बिहेवियर ऑफ एनिमल, फिर और भी ग्लेशियल एविडेंसेस या क्लाइमेटिक एविडेंसेस, ये लिख दिया। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते चले गए। यहाँ पर ये पेज खत्म। और जब आ गए तीसरे पेज पे,
तो उधर क्या आ जाएगा आपका कंक्लूजन, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इतने से इतना पार्ट क्या था, ये था इंट्रो, यहाँ से ये क्या हो गया आपका बॉडी, और बॉडी में हमने क्वेश्चन की पूरी डिमांड मीट कर ली है। अब आ जाता है कंक्लूजन। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वो कंक्लूजन लिखते हैं हेडिंग डाल के कि कंक्लूजन, नहीं ये नहीं करना। ऑब्वियसली एग्जामिनर को पता है कि बॉडी कवर कर ली है, तो ऑब्वियसली इसने यहाँ पर कंक्लूजन ही लिखा होगा। तो इधर कंक्लूजन में अपने पर्सनल ओपिनियन या फिर एक प्रिवेलिंग ओपिनियन को आप लिख सकते हो, जैसे कि हाउ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हेल्प्ड इन डेवलपमेंट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उससे रिलेटेड लिख सकते हो। जैसे मेरे को लिखना हो तो मैं लिखूंगा कि in spite of, there were certain criticism on this theory of Alfred Wegener. In spite of those criticism, this theory acted as a background or a foundation for the further development of plate tectonic theory. खत्म आंसर। अब लिख लोगे, पूरा आंसर तो बता ही दिया मैंने। सर। यस सर। सर हाँ सेंड किधर किसी का कोई करना है? डाउट? सर यस सर, मेरा है, वही सारी है मेरी। बोलो। हाँ जी बोलो। सर जो इंट्रोडक्शन लिखा जाता है उसमें भी पॉइंट वाइज लिखा जाता है, पर मतलब ऐसे ही पैरा में। नहीं, इंट्रोडक्शन आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है, थोड़ा सा पैराग्राफ मतलब 2-3 लाइन एक दूसरे के साथ, पहला सेंटेंस स्टार्ट किया खत्म फुल स्टॉप, फिर वहीं से दूसरा। लेकिन जब बॉडी लिखोगे तो उसे आप पॉइंट्स में लिखना है। सर सेंड किधर करना है? क्या बेटा? आंसर भेजना किधर है? आंसर क्या लग रहा है? सेंड किधर करना है लिखकर? अच्छा सेंड कहाँ करना है? टेलीग्राम पे सेंड करना है बेटा, ठीक है। जो आप लोग का वॉरियर्स वाला ग्रुप है ना, उस पे, मेन वाले पे नहीं, उस पे करना। या फिर सर को इंडिविजुअली भेज देना, वरना आधे ठीक बच्चे है एक किसी का काम करो। आंसर देख के घबरा जाएंगे, किसी पे हंसेंगे, तो सर को इंडिविजुअली आप लोग भेज देना। लेकिन हाँ, आ, तो प्रखर सर आपने क्या है बच्चों से क्या ईमेल आईडी पे आंसर्स मंगवाए थे अपने? हाँ, मैं नहीं, वो ईमेल आंसर्स तो मैंने इन्हें दे दी थी लीवर, जैसे चाहे भेज दे। लेकिन टेस्ट के लिए मैंने इन्हें ईमेल पे लिंक दिया था, क्योंकि है क्या ना सर, हम्म, क्लास तो सब नहीं लेते हैं, आंसर राइटिंग के उस पे आ जाएंगे 60-70, इतने कहाँ हम अभी चेक करेंगे। इन बच्चों को हम जानते हैं जो है 15-20 है, तो इसलिए सही बात है। मेल आईडी कर दीजिए, वो भी बेस्ट है सर। ठीक है, आप लोग मेल आईडी नोट कर लो, VINAY27SHEEL@gmail। ठीक है, इस ईमेल आईडी पे आप लोग अपने आंसर्स लिख के भेजोगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बी ऑनेस्ट विद योर प्रिपरेशन। जितना भी आप टाइम लोगे लिखने में, 15 में क्वेश्चन, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, आइडियली इसमें तुम्हें 9 मिनट लगना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन इस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको कम से कम 500 आंसर लिखे होने चाहिए। आपको याद होगा प्रकाश सर ने एक बार शीट दिखाई थी, मैंने कितने आंसर लिखे थे। तो उतनी प्रैक्टिस उससे ज्यादा चाहिए होती है। आई नो आपने अभी तक उतनी नहीं की होगी, तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप 9 मिनट में लिखो। जितना भी टाइम लगता है लगने दो, लेकिन कोशिश करो 20 मिनट 25 मिनट इसमें आंसर खत्म करो। और खत्म करने के बाद जितना भी आपको टाइम लगा उसे ऑनेस्टली शीट के अपर राइट कॉर्नर में लिखोगे कि ये आंसर हमने इतने मिनट में लिखा है, 15 मिनट लगा, 28 मिनट, 20 मिनट, जो लगा। आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। ये आंसर आप लिख करके आप मुझे इस ईमेल आईडी पे भेजो, फिर कल के दिन या फिर नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उस दिन आपको उसके ऊपर मैं रिव्यू दूंगा। और कोई प्रेशर नहीं है, आप लोग पहला आंसर लिख रहे होगे मेरे साथ, तो सबका एफर्ट्स वेलकम है। किसी के मिस्टेक्स को यहाँ मैं ओपनली हाईलाइट नहीं करूंगा, जो भी पॉइंटर्स होंगे वो आपको इम्प्रूवमेंट के लिए बता दिए जाएंगे। ओके, चलो ऑल द बेस्ट और टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड बाय।